Let's do a quick recap. हमने फोर्सेस के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे, राइट? कि फोर्स अगर आप किसी चीज पे लगाते हैं, आई नो आई एम रिपीटिंग दिस क्वाइट ऑफन, लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट, सो लेट्स गो ओवर इट अगेन. अब जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, तो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो फोर्स कैन स्पीड इट अप, स्लो इट डाउन, और इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक और चीज थी कि जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म भी हो सकता है अगर आपकी फोर्स बहुत ज्यादा है. एंड द another important thing is कि जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो that force can cause the object to rotate as well. जैसे कि जब आप दरवाजे पे फोर्स लगा के उसको खोलते हैं तो दरवाजा रोटेट होता है और and it opens, right? So that rotation is called moment. Okay. और इसका फॉर्मूला क्या है? जो आप फोर्स लगा रहे हैं और जो डिस्टेंस है पिवट से. पिवट क्या होता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन. लाइक इस एग्जांपल में this bolt is your pivot, this is the one that's going to rotate and tighten. तो आप फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड्स और इस पिवट से फोर्स का डिस्टेंस परपेंडिकुलर आपने लेना है. So that will give you the amount of rotation in this situation. Okay. Now, today we're going to do the principle of moments. It's very simple. ये सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है ना, तो उस पे जितनी भी मोमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, वो सेम है. Okay, now let's learn these terms first. Equilibrium क्या होता है? Let's talk about that first. Equilibrium. Let's look at some terms and then we'll put all of these terms into a definition. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है वो वैसे ही रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ओके. इक्विलिब्रियम क्या है? कि आपका ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. जैसे कि अगर यू mix some syrup and water, let's say we have this very famous jamashiri. अगर आप उसको वाटर में या मिल्क में डालते हैं और आप उसको स्टर करते हैं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? और जब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे लिक्विड में तो फिर वो चेंज नहीं होगा. We say that the object has now reached equilibrium. Okay, that was actually more of a chemistry side of equilibrium, but we get the idea, right? So equilibrium क्या होता है? Object will stay at it is. So I will just precisely write it as no change in the state of an object. No change in the state of an object. अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा. अगर वो मूव कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव एट द सेम स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन. हम स्ट्रेट लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्पीड उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है. लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है. और अगर वो स्ट्रेट लाइन में होगी तो it means its velocity is the same because इसका magnitude भी same है और direction भी straight line में है. So the both of these things add up, like उसका magnitude और उसकी direction, and that's your velocity. Velocity same है. लेकिन अगर object circular motion में है और उसका magnitude यानी कि उसकी speed 20 है लेकिन हर point पे उसकी direction change हो रही है, इसका मतलब है the object's velocity is changing at every point. In that case, the object is not in equilibrium क्योंकि उसकी state बदल रही है. I told you guys कि जब भी circular motion में कोई object है तो it wants to go tangential to the circle. लेकिन कोई ऐसी चीज है जो उसको एक circle में push कर देती है, and we learned that it's the center of gravity
or not center of gravity, sorry, it's the centripetal force of the planet, like sun or something. सेंटर की तरफ ग्रेविटी एक्ट करती है, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है दूसरे ऑब्जेक्ट को जो सर्कुलर पाथ में, एंड दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ चेंज इट्स डायरेक्शन एट एवरी इंस्टेंट एंड मूव इन अ सर्कल. ओके, तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और इन अदर वर्ड्स उसकी वेलोसिटी सेम है. ओके, Yes, ma'am. so I'll just precisely write these points. ये change in state क्या है कि if it's stationary it will remain stationary. If it's same velocity, if it's moving, if the object is moving, then it continues to move in a straight line. और ये straight line वाला जो point है ये क्या indicate कर रहा है? That the object's velocity is same. Okay, make sure you guys are looking at all of these things carefully because I'm going to relate them to formulas very soon. Okay, next चीज क्या है कि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है. Will not start, stop, turning. It's the same point. Straight line में it will not turn. अच्छा, अब ये जो conditions हमने state की हैं, we can also bring them into a formal manner. तो equilibrium की ये जो conditions हैं, I'll just highlight them. These. This is an informal way to state those. Sorry. अगर मैंने इसको formally लिखना है कि equilibrium की क्या conditions हैं, I will write it this way. Conditions. Number 1. F net or net force या resultant force क्या है? 0. And number 2, the sum, ये जो symbol है इसको sigma कहते हैं, and it just means sum of something, like when you add up everything. So sum of clockwise moment equals to the sum of anti-clockwise moments. Alright. ये जो point मैंने पहला लिखा है कि net force 0 है, ये आप इस point से भी देख सकते हैं. अगर velocity same है तो acceleration क्या होगी? 0. 0. क्यों 0 होगी acceleration? क्योंकि change in velocity constant है. Change in velocity है ही नहीं. Okay? Same velocity का मतलब है velocity में change नहीं आ रहा. Acceleration is change in velocity divided by time. लेकिन change in velocity 0 है. Velocity में change ही नहीं है. 0 divided by anything will be 0. So your acceleration is 0. अगर acceleration 0 है तो net force क्या होगी? 0. And how do we know that? From Newton's second law, F equals ma. We have discussed this earlier as well. I'll just revise it quickly.
अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, m will always have some number. mass तो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो फोर्स क्या होगी, m डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होगा, आप किसी भी नंबर को, m कोई भी नंबर हो सकता है क्योंकि mass की कोई ना कोई वैल्यू होगी, राइट। तो m को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0. 0। तो इससे आपको क्या पता चला है कि आपकी नेट फोर्स 0 है। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. और जो सेकंड पॉइंट है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स is equal to sum of anti-clockwise moment. This is your principle of moments. So this thing right here is your principle of moments. Principle of moments क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट पर जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल है, यानी कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के इक्वल है। दोनों साइड से सेम रोटेशन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट फिर मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि दोनों रोटेशंस कैंसल आउट हो गई। डज दैट मेक सेंस? Yes, ma'am. मैम जिससे वेक्टर्स में होता था. यस, यू कैन से दैट। ओके, आपने ये याद रखना है कि अगर वो आपसे पूछ लें, क्वेश्चन ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं, तो ये दोनों कंडीशंस आपने लिखनी है। अगर आप इनमें से एक भी लिखेंगे तो यू वोंट गेट 2 मार्क्स, यू विल गेट जस्ट 1 पॉइंट। बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर वर्थ 1 मार्क। ओके, तो ये पॉइंट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज याद करना है, लेकिन डोंट यूज दिस सिग्मा नोटेशन, राइट सम ऑफ, मैंने तो इसको शॉर्ट करने के लिए लिखना है। Sum of clockwise भी पूरा लिखना है, ये CW नहीं लिखना, this is just to summarize the notes. Sum of clockwise moment equals sum of anti, yes, go ahead. मैंने हमेशा नेट फोर्स 0 होगी मोमेंट के लिए, नहीं, मोमेंट के लिए नहीं, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होगी। इक्विलिब्रियम के लिए। यस, हमेशा इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होगी। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट we're gonna do a question. अब इसको, ये तो मैंने वर्ड्स में लिखा है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस अ बिट मोर। लेट्स से आपके पास ये पिवट पॉइंट है, पिवट, एंड यू हैव दिस seesaw here, okay? इस seesaw पर let's say 0.3 meters पर पर्सन ए बैठा हुआ है, पर्सन ए, ओके, और पर्सन ए का मैं आपको मास बता दूं, that mass of person A is 70 kilograms, और ज्यादा डिस्टेंस पर पर्सन बी है, and mass of person B is let's say 30 kilograms। तो आपने बताना है कि पर्सन बी पिवट से कितनी दूर बैठा हुआ है, ओके। और कंडीशन क्या है कि ये जो सी सॉ है इट्स एन इक्विलिब्रियम। कंडीशन ये आपको जरूर देंगे कि वो ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि द seesaw is balanced. Balanced का क्या मतलब है? It's an equilibrium. So they can say that the seesaw, I think these are the spans, I'm not sure, is balanced. और balanced का जहाँ आपको word पता चलेगा, use होगा, वहाँ आपको बताना चाहिए कि they're talking about equilibrium. Okay.
ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, दिस इज एक्चुअली सिंपलर फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, वो सिर्फ आपको दो चीजें नहीं बना के देते, दे गिव यू एटलीस्ट 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स हियर एंड यू हैव टू फिगर आउट कि क्लॉकवाइज कौन सी है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है बाय योरसेल्फ। अच्छा, जब आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो आपने ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज करना है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये तो वर्ड्स की फॉर्म में है। नाउ हाउ डू वी राइट दैट इन फॉर्मूला फॉर्म? तो मैं क्लॉकवाइज मोमेंट्स को 1 कह लेती हूँ या a कह लेती हूँ? नो नो, एक्चुअली विल डिसाइड इट बाय लुकिंग एट द एग्जांपल। So let me write the formula here now. F1 D1 equals F2 D2। इसका क्या मतलब है कि मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को 1, क्लॉकवाइज केस को 1 के लिए और एंटी क्लॉकवाइज को 2 के लिए। तो जो क्लॉकवाइज फोर्स है F1 मल्टीप्लाइड बाय क्लॉकवाइज फोर्स का पिवट से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D1, ओके, इज इक्वल टू F2 D2। आपको पता है कि F D किसका फॉर्मूला है? मोमेंट का। तो 1 2 ये 1 और 2 सबस्क्रिप्ट से आई हैव सेपरेटेड बोथ ऑफ देम। आपको ये फॉर्मूला की समझ आ गई है? Yes, ma'am. Now let's apply it to our question and it will be crystal clear then. So मैं A B कहने के बजाय I think I'll just use 1 2, that will make it easier to understand. So this is person 1, this is person 2, or mass B1 2. This is mass of person 1 and this is mass of person 2. आपको mass given है लेकिन क्वेश्चन में आपको फोर्स चाहिए। हाउ विल यू फाइंड द फोर्स? और फोर्स कौन सी होगी यहाँ पे? Ma'am, by rearranging the formula. Okay. Elaborate on that. What do you mean? मैम वेट जो mass है उससे हम weight find करेंगे into 10 करके। Excellent. That's right. That's exactly what you have to do. अगर आपको mass given है तो आपको पता है कि ग्रेविटी हर mass पे एक्ट करती है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम वेट कहते हैं। तो दोनों साइड्स पर डाउनवर्ड वेट एक्ट करेगा। Okay? And remember that you have to take the value. What's the formula for weight? So here it implies that weight of, sorry, what is it? Mass into? G. 9.81। That's right, M1 into G. G की वैल्यू है 9.81। लेकिन यहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए I'll give you G to be approximately equal to 10। लेकिन ये याद रखें अगर एग्जामिनर ने आपको G10 नहीं दिया हुआ तो आप खुद 9.81 ही यूज करेंगे। You cannot take G to be approximately 10 unless it's stated in the question. Okay? Now I've stated it in the question कि G आपने 10 लेना तो M1 into G यानी कि 70 into 10 equals 700। और यूनिट क्या है वेट का? Newtons. Newtons, that's right. Now person 2 का, Husnain, I want you to tell me what will be the mass of person 2. Oh, sorry, the weight of person 2. 300 That's right. newtons. So 30 into 10 is 300 newtons. Great. अब हमें पता चल गया है, let's draw on a diagram. ये person 1 के फोर्स इस तरह डाउनवर्ड एक्ट कर रही है 700 न्यूटन्स, और person 2 की जो डाउनवर्ड फोर्स है that is 300 newtons. All right. Now we're getting very close to the final answer. अब आप देखिए आपके पास F1 भी है और D1 भी है, F2 भी है लेकिन D2 नहीं है। अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज हैं और बस एक क्वांटिटी नहीं है तो इट्स वेरी, नाउ इट्स पॉसिबल टू वर्क इट आउट। जब आपके पास आपने कोई क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो
तो only that quantity needs to be the unknown variable, फिर ही you can work out the answer. Okay? अगर आपके पास दो चीजें ना हो और दो हो तो आप आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास दो अननोन्स हैं. आपको बाकी सब कुछ फाइंड आउट करके जो आपका फाइनल अननोन है उसको सब्जेक्ट बनाना है इक्वेशन का. ओके, नाउ लेट मी कॉपी दिस हियर एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग. F1 हमें चाहिए D2, राइट? आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि पहले फॉर्मूला को रीअरेंज करें फिर वैल्यूज प्लग इन करें. ओके, सो D2, Zen, can you please tell me कि D2 की क्या फॉर्मूला बन जाएगा जब मैं इसको रीअरेंज करूंगी? F1 into D1 divided by D2. Sorry, divided by F2. That's right. Divided by F2 like that. Okay. So D2 is ये आपको आइसोलेट करना है तो इसका मतलब F2 को आप दूसरी साइड पे ले गए. जो अब मैंने इसे like a lot, it helps a lot of students to learn it that way. I know you're already comfortable with that. लेकिन ये याद रखें कि इक्वल साइन के जो ऑपोजिट साइड पे होता है पहले ही मौजूद हो वो उसका घर है, right? So that person is going to come first. So F1 D1 stays at the opposite side of the equation, और जो guest है it will follow the person who is staying in the house. So this D2 will go and be divided by F1 D1. Okay, so equation equal sign के opposite side पर है, पहले आप वो लिखेंगे फिर आप D2 को उससे divide कर देंगे. Oh sorry, F2 को उससे divide कर देंगे क्योंकि we're trying to find D2. Alright, now let's plug in some numbers here. F1 की value क्या है? $700. 700. और D1 की value? 0.3 meters. 0.3 meters. और F2 की value? 300 newtons. That's right, 300. 0, 0, 0, 0 cancel. Sorry. And 3, 1 times 3, 3.1. 7 into 0.1 is 0.7. 0.7 meters. जो पर्सन 2 है वो पिवट से 0.7 meters दूर है. अब आप देखें कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल हैं. अगर ये फोर्स ज्यादा है और डिस्टेंस कम है तो इसके प्रोडक्ट को उसके इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर फोर्स कम है तो डिस्टेंस ज्यादा हो, राइट? अगर आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर सेम चाहिए, एक नंबर 700 है दूसरा 0.3 है, एक 300 है, एक नंबर छोटा है, तो इस छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इस वाली साइड के इक्वल आएगा ना? Yes, ma'am. ओके, नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि हमने यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन की थी क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स थे तो इट डिडंट मैटर कि हम क्लॉकवाइज F1 को ले रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज F1 को ले रहे हैं, बिकॉज है ही सिर्फ दो तो इट डजंट मैटर. लेकिन जब आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं या 4 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो इट रियली डज मैटर कि आप 1 किसको ले रहे हैं 2 किसको ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 2 नहीं होगा, फिर 3 4 पे हो जाएगा. तो एक साइड पे आपने क्लॉकवाइज रखनी है और दूसरी साइड पे एंटी क्लॉकवाइज रखनी है. इन दिस केस मुझे आप बताएं 1 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज है और 2 इज क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया उसको, लेकिन इट डिडंट मैटर क्योंकि सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स थे. लेट्स से आपके पास एक ऑब्जेक्ट और है एंड इट्स ओवर here, let's say here, and it has a force of 150 newtons. Okay, अब आप मुझे इक्वेशन बताएं क्या होगी. मैम बस जहाँ पे 300 था वहां पे बस 150 से कर देंगे. नहीं, सिर्फ ये नहीं है, आपके पास ये 1 भी है 2 भी है और 3, तीनों चीजें मौजूद हैं. इसके लिए सबसे पहले आप इनको डिवाइड करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में. ओके,
सो मुझे बताएं क्लॉकवाइज कौन कौन सी हैं। इसको मैं 3 कह रही हूँ, दिस इज 3। सो अब मुझे बताएं क्लॉकवाइज कौन सी हैं और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी हैं। मैम क्लॉकवाइज 150 और 300 है और एंटी क्लॉकवाइज 700 है। सो 2 और 3 क्लॉकवाइज है और 1 एंटी क्लॉकवाइज है। अब आपने अपना फॉर्मूला इसी तरह लिखना है। पहले सबसे आपने अपनी जनरल इक्वेशन लिखनी है जो कि है कि क्लॉकवाइज, और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्लॉकवाइज इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट टू सिंप्लीफाई इट फॉर नाउ। क्लॉकवाइज में कौन है? F1, oh sorry, F2 D2 plus F3 D3 equals F1 D1।